बाहर बाहर में क्या बाकी था? किसानों की आय दोगुना करना यह हो चुका था। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है वित्तीय समावेशन। इसका मैं लेक्चर दे दिया था, उसको देखिए फटाफट 4 लाइन। ठीक है, उद्देश्य ये हो गया वित्तीय समावेशन जो। अच्छा, वर्तमान स्थिति। अच्छा, सभी के लिए आवास नहीं होता। सभी के लिए आवास अगला पॉइंट है। सभी के लिए आवास डाटा अगर पूछा जाए कि कब से प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना या आवास योजना कब से प्रारंभ किया गया था? 1985 से नोट कर लीजिए। ठीक है, 1985 से शुरू किया गया था इंदिरा गांधी सरकार ने। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ हाउसिंग यूनिट, ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1.5 करोड़ का निर्माण करना है। लिखता है कि नहीं आप लोग? हाँ, लिखता है आप लोग को दिख रहा है कि चल जाएगा, काम चल जाएगा। लाइट चलाओ, मोबाइल जी सर, मोबाइल नहीं यार, मोबाइल आप चला लो। तो बैठ जाओ, साथ में बैठ जाओ। बोलिए सर। ठीक है, साथ में बैठ जाओ। दरवाजा पूरा खोल दो, वो भी दरवाजा पीछे खोल दो। दरवाजा पूरा खोल दो, चलिए हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, हो गया ना? यात्रा, पर्यटन एवं आतिथ्य। यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य। अब इसमें क्लास में, ठीक है, क्लास यात्रा, पर्यटन और सर आतिथ्य। ठीक है, इसमें लिखिए पर्यटन को 1.2 से 3% तक बढ़ाना। 1.2 से 3% तक बढ़ाना। और लोगों को 8.8 से और 8.8 से 12 मिलियन करना। 12 मिलियन करना। घरेलू पर्यटकों को 2016 में 1164 था। 2016 में 1164 था, जिसे बढ़ाकर 3200 मिलियन करना है। 3200 मिलियन करना है। विश्व आर्थिक फोरम के यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक TTCI
2017 में 52वां स्थान था, 52वां 52, इसको 40वें स्थान पर लाना। कौन स्थान था? 40वें स्थान पर लाना। अगला पॉइंट 35 विश्व हेरिटेज साइट, 35 विश्व हेरिटेज साइट, 35 विश्व हेरिटेज साइट कामा 10 बायोजियोग्राफिकल जोन, 10 बायोजियोग्राफिकल जोन तथा 26 बायोटिक क्षेत्रों के साथ 26 बायोटिक क्षेत्रों के साथ भारत में पर्यटकों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। पर्यटकों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। पर्यटन का कुल रोजगार में 9% का निर्माण करता है। 9% का निर्माण करता है। 150 देशों के लिए ई टूरिस्ट वीजा 12 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में 24 आवर टोल फ्री टूरिस्ट हेल्पलाइन क्लियर हुआ आप लोग को? आतिथ्य पर्यटन क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं जिसका कि विकास नहीं हो पा रहा है। अभी भी सरकार प्रत्येक जिले को टूरिस्ट के रूप में प्रतिस्थापित करने की कोशिश कर रही है। अभी आपके बांदा में एक गांव खोजा गया है पौराणिक काल का। कौन सा गांव है और कहाँ पे है? पेपर इसका मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ते आप लोग। अभी मीडियम साहब गए थे उस हवेली को, उस गांव को, उस घर को उन्होंने देखा या पढ़ाई इतिहास में उसमें किया हुआ था। कोरई गांव पैलानी के बगल में जश्न है, ठीक है ना? इसको पेपर कटिंग पढ़ लीजिएगा आप लोग। 2-3 दिन पहले का है। कोरई डीएम साहब गए थे वहाँ पे, ठीक है? फोटो साइड निकला हुआ था। तो ये पर्यटन क्षेत्र में है, विकास की संभावना है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आपके देश में कितनी साइटें हैं अंतर्राष्ट्रीय? 35 जियोग्राफिकल जोन कितने हैं? 35, ठीक है? हाँ, कौन? हेरिटेज साइट कितने हैं? 40 भी। लेकिन अभी जब बजट आएगा अभी 2022 का, वो सही देगा तब मैं बता पाऊँगा अभी। लेकिन अभी जब मैं पढ़ा हूँ कितना है तो 35 नोट कर लीजिए। अगर उसमें से कुछ संशोधन हो तो मैं आपको बता दूँगा। गूगल में नहीं दूँगा। तो ठीक है, उसको फिर बताओ, हम आपको अपडेट कर देंगे अभी एग्जाम में चाहते हैं, ठीक है ना? अभी तो और डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है ना? तो जितना उसको कर लीजिए। खनिज
की क्या स्थिति है आपके देश में? हाँ, लिख लीजिए 3 पॉइंट में लिखिए। रोजगार 10 मिलियन से 15 मिलियन करना। खनिज क्षेत्र के विकास को 3 से 14% बढ़ाना। 3 से 14% तक बढ़ाना। भूगर्भिक क्षमता बेटा इसको बंद कर दीजिए। भूगर्भिक क्षमता क्षेत्र खनन 10 से 20% तक बढ़ाना। 10 से 20% तक बढ़ाना। अब ये आपके ड्राइवर थे, क्या थे आपके ड्राइवर। अगर क्वेश्चन पूछ देता है 4 चीज में कौन कौन सा है, गुलाबी कौन है, तो जैसे मैंने नीति आयोग के जैसे कोई मैंने रख दिया था उसमें भी आपको गलत कर दिया है। इस तरह की कम से कम आपके पास होना चाहिए डाटा आंकड़ा तो क्या क्या है तो उसमें आपको गलत करके ना आए। और जितने भी अब IAS ऑफिसर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं तो सीधे सीधे सब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जितने भी आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, कंसेप्चुअल आ रहे हैं। कितना आप उसको दिमाग लगाते कितना सोचते हो, क्वेश्चन पूछता वही है लेकिन घुमा देता है। चारों क्वेश्चन सही दे दिया है, कंफ्यूज थोड़ा डिफरेंट करके देगा और आपको कॉन्फिडेंस को चेक करेगा। तो जो भी पढ़िए बिल्कुल सही पढ़िए, ठीक है ना। अगर एक गलत होता है तो लेकिन फिर भी अगर आप पढ़े हैं तो उसको आप सही कर लेते हैं। अब दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना। ऊर्जा, उसमें लिख लीजिए ऊर्जा। सरकार ने किस वर्ष तक सभी को बिजली देने का वादा किया था? सरकार ने जो वादा किया था 2019 तक सभी को 24 आवर बिजली, लेकिन संभव नहीं हो पाया। 2022 तक बिजली का नवीनीकरण करना है। कितना? 2022 बिजली का नवीनीकरण कितना करना है? 175 गीगावाट। पहला पॉइंट के लिए 2019 तक सभी को 24 आवर बिजली का वादा था सरकार का। दूसरा पॉइंट 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है। और इसके साथ ही तीसरा पॉइंट है 10% तक 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है। 10% तक 10% तक तेल एवं गैस के आयात को कम करना है। ठीक है। ठीक है। अब यह है कि कितना वर्तमान में कितना आप ऊर्जा से क्या क्या उपयोग करते हैं, कितना उपयोग करते हैं। लिख लीजिए। कोयला से 49.6%, तेल से 28%, बायोमास से 11.6%, 28%, तेल से 28%,
बायोमास 11.6, गैस 7.3%, नवीकरणीय ऊर्जा 1.2%। विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 626 किलोग्राम प्रति KBEO ठीक है। क्या आपको कितना प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 626 किलोग्राम प्रति आयल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। इसका एक रूप है किलोग्राम प्रति आयल इलिवेट, किलोग्राम क्या लगाया था, ठीक है। किलोग्राम आयल इलिवेट, किलोग्राम प्रति आयल इक्विवेलेंट था जो विश्व के 1860 से क्या था, कम है कि ज्यादा है? विश्व का मानक कितना है? 1860, और आप कितना बोल सकते हैं? 626, लगभग 3 गुना, ठीक है। भारत की ऊर्जा क्षमता दर, भारत की ऊर्जा क्षमता दर कितने % है? बताओ। 23%। दूसरा पॉइंट है ऊर्जा हो गया। दूसरा पॉइंट है थल परिवहन, सरफेस ट्रांसपोर्ट। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए रेलवे, इसमें आप लोग अपने सब लिख लीजिएगा, मैं दिखा चुका हूँ। फिर चौथा पॉइंट है नागरिक उड्डयन, ऊर्जा हो गया, थल परिवहन, रेलवे, नागरिक उड्डयन हो गया। अगला पॉइंट बंदरगाह, जल परिवहन तथा अंतर्देशीय जलमार्ग। आपके कितने बड़े बंदरगाह हैं? 12 और छोटे 187, ठीक है ना, याद रहना चाहिए। फिर आगे इसको देख लीजिए। लॉजिस्टिक लिख लीजिए इसमें 3 पॉइंट। विश्व मानकों के अनुसार कार्गो के मल्टी मॉडल प्रवाह से, कार्गो के मल्टी मॉडल प्रवाह को प्राप्त करना, लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के
जीडीपी के 10% से कम के स्तर पर 10% से कम के स्तर तक लाना। अगला पॉइंट लीजिए, लॉजिस्टिक कौशल को समृद्ध करना तथा रोजगार की संख्या को बढ़ाना। अब लॉजिस्टिक खत्म। अब अगला पॉइंट लीजिए, डिजिटल कनेक्टिविटी। अगला पॉइंट, शहरी परिवर्तन के लिए स्मार्ट सिटी, शहरी परिवर्तन के लिए स्मार्ट सिटी। भारत में कितने स्मार्ट शहरों को किया गया है? स्मार्ट शहर के क्या क्या मानक हैं? ये मैं शायद आपको दिखा दिया हो ताकि आप उसको फिर कर सकें, क्योंकि मैं फिर एक चीज को दिखाऊंगा तो जब योजनाओं बताऊंगा तो बताऊंगा उससे। ठीक है, एक तो नीति आयोग का पाठ में चल रहा है कि क्या क्या उसमें ड्राइवर हैं, क्या क्या संरचनाएं हैं, फिर है ना, वो सबको देखना है। चलिए आगे अगला पॉइंट, स्वच्छ भारत मिशन। अगला पॉइंट है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट किया गया? 2 अक्टूबर 16 16 ना कंफर्म। किसी को नहीं है अनुराधा? स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट किया गया था? अगर एक क्वेश्चन मैं दे दूँ तो फिर आगे लोग करके चले जाओगे। जब मैं इसको लिखाया भी हूँ, नहीं लिखाया हूँ, साथ में मैं लिखाया था जब प्रारंभ किया गया, जब सातवां भाग लिखा रहा था तो भाग था जिसमें मैंने लिखाया था। चलिए फिर से इसको खोजिए, आप समझिए, ठीक है। चलिए, जल संसाधन। अगला पॉइंट है जल संसाधन। जल संसाधन की कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है? क्या दिखता है? कितने कमी हो रही है? जल को किसमें मापा जाता है? क्यूबिक मीटर में, ठीक है। लेकिन कितनी उपलब्धता है और कितनी होनी चाहिए? प्रेजेंट टाइम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब लिख लिए सतत पर्यावरण। अगला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में सतत पर्यावरण। पर्यावरण से क्या समझते हैं आप लोग बताइए? एनवायरमेंट क्या है? पुनीता बताओ। क्या क्या चालू और सतत देखिए, पर्यावरण का मतलब यह है कि मनुष्य के वातावरण के चारों ओर भौतिक और जैविक दोनों तत्वों का जो आवरण है, जो पूरा आवरण है, उसका पूरा योग है, उसको क्या कहेंगे? पर्यावरण। तो भौतिक भी और जैविक भी। भौतिक में आपके सभी कुछ आ जाएंगे, खनिज से मतलब मटीरियल, और जैविक में जीव जंतु से लेकर के सभी, ठीक है ना, इन सभी का
आपके इर्द गिर्द का, आपके जीवन के लिए जो आवश्यक है उसको क्या बोलेंगे? पर्यावरण। और सतत का क्या अभिप्राय है? सस्टेनेबल। बोलिए, भावना बताओ। पता है कि ग्रोथ भी है, समृद्धि भी है, सतत भी, तीन पॉइंट आएगा: ग्रोथ, डेवलपमेंट, सतत। और तीनों का लगभग मिलता जुलता आंसर आएगा और तीनों को मिलाना हो जाएगा तो गलत करके चले आओगे। सतत का अभिप्राय यह है कि वर्तमान समय में भौतिक एवं जैविक जिस भी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, आने वाले पीढ़ी को, आपके जनरेशन के अलावा, तो जनरेशन बात कर रहा हूं, आने वाली अगले जनरेशन को उतनी ही वस्तुएं और सेवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके, वो आपका क्या है? सतत, यानी सतत विकास। यानी जितना वाटर आप प्रयोग वर्तमान समय में कर रहे हैं, आने वाले 100 वर्षों में, 1000 वर्षों में भी, अगले आने वाली पीढ़ी को भी उतना ही जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, उतना ही वायु, जिस शुद्धता के साथ आप ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, उतना ही आने वाले समय में भी हो। ठीक है ना? इसको क्या कहेंगे हम? सतत। लिख लीजिए इसके अंदर, सतत पर्यावरण में, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। लोगों के सहयोग द्वारा स्वच्छ हरित एवं स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करना, स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करना, जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के संवहनीय उपयोग के द्वारा समावेशी आर्थिक विकास में सहयोगी हो। ठीक है? दो चीज आया है, सतत विकास और समावेशी विकास। दोनों में क्या डिफरेंट है? बताओ। सतत विकास और समावेशी विकास, समावेशी आर्थिक विकास। सतत आर्थिक विकास और आर्थिक समावेशी विकास। समावेशी का विकास अपना यह है कि उस विकास में सबका सहयोग, ऐसा विकास इसमें सभी का सहयोग हो। कोई भी वर्ग जो समाज के हाशिए पर वर्ग है, वो उस विकास से अछूता न रहे, ऐसे विकास यानी समावेशी विकास, इंक्लूसिव यानी सभी का विकास। ठीक है ना? कोई भी व्यक्ति उसके विकास से छूट न जाए। जैसे बारिश हो रही है, क्या कोई घर छूट सकता है? क्या नहीं ना? समावेशी बारिश हो रही है, ठीक है? आप घर के अंदर हैं तो आप बच्चे हैं, लेकिन आपका घर भीग रहा है। तो ऐसे ही समावेशी विकास करना कि कोई भी व्यक्ति उस विकास से प्रभावित बिना न रह पाए। ठीक है ना?
बढ़ जाएगा। समावेशी विकास का मतलब सबका विकास और विकास से कोई भी अछूता न रह सके, उसके प्रभाव से सभी प्रभावित हो सके। जैसे प्रत्येक घर को बिजली उपलब्ध हो जाए, ठीक है ना। बिजली के साथ साथ प्रत्येक घर को यानी प्रत्येक व्यक्ति को क्या हो जाए, अकाउंट। प्रत्येक परिवार का तो हो ही, परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का क्या होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वास्थ्य की सुविधाओं की पहुंच होनी चाहिए और उसके पास क्या होना चाहिए, खाने के लिए अनाज खाने के लिए। मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, खाने के लिए अनाज तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, जीवन बीमा, स्वास्थ्य जीवन बीमा। प्रत्येक व्यक्ति बीमार होता है, जैसे किडनी का, कैंसर का और भी जो क्रिटिकल डिजीज हैं, और उसके इलाज के लिए जो समाज के हाशिए पर अंतिम वर्ग का व्यक्ति बैठा हुआ है वो भी इलाज कर सके, इलाज करा सके। तो उसके लिए, क्योंकि उसके पास पैसे तो होते नहीं है, उसके लिए क्या होना चाहिए, जीवन बीमा होना चाहिए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट जा करके वो अपना इलाज करा सके। ऐसी कौन सी योजना चलाई गई है, आयुष्मान भारत योजना। उसके अलावा आयुष्मान भारत के फीसद का आयुष का फीसद दोनों पूछा गया, जैसे नीति आयोग आया वैसे क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि अब आपको ये नहीं पूछा था कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है ना वर्तमान में। अगर पूछा जाएगा तो 4-5 इकट्ठा पूछ लिया जाएगा प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक, और आपको सुमेलित कीजिए कि इनका क्रम कौन सा था। ये नहीं पूछेगा कि कौन थे, बल्कि क्रम पूछेगा, पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे। इसके साथ साथ कई योजनाओं को भी मिल करके पूछ लेंगे। इस प्रकार से आप रखिए, आयुष्मान भारत जो को पढ़ लीजिए, इसके बाद बीमा योजना को पढ़ लीजिए, ठीक है ना। पीएम ने कौन सी योजना चलाई थी जो सभी के लिए लाभदायक थी, जन धन योजना और प्रधानमंत्री बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है ना। कब स्टार्ट की गई थी, ठीक है। ये चीज आप ये क्या दिखाता है विकास का। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, शिक्षा, और शिक्षा सर्वसुलभ होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल 3 साल तक पढ़े और डिग्री ले फिर बेरोजगार रहे, वैसे शिक्षा होनी चाहिए। सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सके, है ना। क्योंकि उसका विकास होगा, और वो व्यक्ति शिक्षा कब तक हो, सभी के लिए हो। ये नहीं कि केवल कुछ लोगों तक या कुछ वर्गों तक या कुछ क्षेत्रों तक ही शिक्षा सीमित हो, बल्कि गांव में बैठा हुआ गरीब से गरीब इंसान भी शिक्षा की पहुंच से वंचित न रह सके, ऐसी शिक्षा सुलभ हो। तो ऐसे विकास को क्या कहेंगे आप, समावेशी विकास। उस गांव में बिजली मिल सके, स्वास्थ्य मिल सके, शिक्षा मिल सके और रोजगार भी मिल सके। इसके अलावा और क्या मिल सके, ये सब कुछ मिल जाए, लेकिन कनेक्टिविटी रहबे न करे तो डिजिटल कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी का मतलब
ब्रॉडबैंड नेट और मोबाइल की सुविधा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ प्रत्येक गांव को रोड से जोड़ना। ये नहीं कि केवल शहर ही केवल रोड हो और गली गली तक रोड हो, बल्कि और 12 मास तक, 12 महीने तक उस गांव में पहुंच हो कि अगर कुछ भी दिक्कत आए तो वो शहर पहुंच सके, कानपुर पहुंच सके, दिल्ली पहुंच सके, ठीक है ना। ऐसे विकास को क्या कहेंगे हम? समावेशी विकास। क्या जो समावेशी विकास और सतत विकास है, उनको प्रेजेंट और फ्यूचर से डिफाइन कर सकते हैं। सतत विकास ऐसा विकास जो फ्यूचर में हमारी जो जनरेशन होगी, आज की जो चीज़ें उनको बराबर मिले, और जो समावेशी विकास है तो प्रेजेंट टाइम में जितने योजनाएं हैं प्रेजेंट टाइम पे ही सभी को बराबर मिले, सभी के विकास में सभी का सहयोग हो, योगदान हो, सभी के योगदान, सभी का योगदान हो और सभी का विकास हो, ठीक है। समावेशी का विकास यानी सबका विकास हो। ये नहीं कि केवल जो प्रोफेसर हैं तो उन्हीं के बच्चे पढ़ पाए, तो मजदूर के बच्चे हैं वो न पढ़ पाए। इसे उन्होंने नारा भी दिया, जैसे प्रोफेसर का जहाँ बच्चा पढ़ रहा है, अगर मजदूर का बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है, टैलेंटेड है, तो वो उस संस्था में पढ़ सकता है, भले उसके पास इनकम न हो। इसके लिए क्या किया उन्होंने? भाई दोनों चीज़ें, भाई एक प्रोफेसर की तनख्वाह 1 लाख रुपये होगी, मजदूर की तनख्वाह कितनी होगी? 300 रुपये पर डे होगी तो बहुत होगी, 10,000 होगी। लेकिन उसका बच्चा भी उसी कॉलेज में पढ़ेगा, कैसे पढ़ सकता है? बोलिए भाई दोनों को इक्वलाइजेशन करना है, करना, समग्रीकरण करना है, कैसे होगा? स्कॉलरशिप दी जाएगी, और लेकिन इतनी स्कॉलरशिप नहीं दी जा सकती है, दी जा सकती है ताकि उनका पूरा व्यक्ति, उसका हो क्या उपाय है? भाई सरकारी संस्था प्राइवेट जो चलाएगा तो अपने लाभ के लिए चलाता है, सेवा के लिए चलाता है। सरकारी संस्थाएं कितनी है? 2%। अगर पूरे बांदा में देखा जाए तो एजुकेशन सेंटर या स्कूल कितने हैं? उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा में प्राइवेट और एडेड कॉलेज कितने हैं? और पूरे मतलब शिक्षा संस्थान कितने होंगे? कितने होंगे लगभग भैया? बांदा के होते हैं, तो आपसे पूछ ही लिया क्या डिग्री कॉलेज कितने हैं? टोटल लगभग 85 डिग्री कॉलेज हैं बांदा के। गवर्नमेंट के कितने हैं? गवर्नमेंट गवर्नमेंट कितने कॉलेज? एक महिला हो गया और एक मतलब एक महिला कॉलेज है तो उन्हें गवर्नमेंट का है, दूसरा पिपराही में, पिपराही में भी कॉलेज है नहीं, दोनों मिला रहे दो। हाँ, मतलब एक यहाँ महिला कॉलेज हुआ और पिपराही पिपराही, ये दो केवल टोटली गवर्नमेंट के हैं। और ये अतर्रा राजकीय महाविद्यालय पिपराही, अतर्रा ये प्योरली क्या है? गवर्नमेंट के हैं। और आपके अतर्रा और जैन कॉलेज, ये कैसे कॉलेज देंगे? ये एडेड कॉलेज है। ये क्या है? एडेड कॉलेज है। बकिया 4 को छोड़ करके 85 में सभी कॉलेज क्या है? सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। क्या है? सेल्फ फाइनेंस। क्लियर हुआ? तो अगर ये कहा जाए कि आरक्षण किया जाए और सब किया जाए तो संभव है? तो सरकार क्या करती है? एक तो ये कहे कि फीस की प्रतिपूर्ति कर दी जाए, जो क्या है? बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जिनकी इनकम 2 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा भी सरकार, और इसके अलावा जब टेक्निकल हैंड में जब जाते हैं आप तो फीस आपकी पहुंच जाता है 10-10 लाख, 5-5 लाख, 2-2, 4-4 लाख रुपए सेमेस्टर वाइज हो जाता है। उसकी भरपाई कैसे करेंगे आप?
इसके लिए सरकार ने क्या काम किया है? एजुकेशन लोन, कि आप जहाँ जाएंगे, जिस संस्था में आप एडमिशन लेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अपने एंट्रेंस सर्टिफिकेट को दिखाएंगे, मुझे एडमिशन इस संस्था में लेना है, जैसे पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में लेना है, या बीटेक में लेना है, एमटेक में लेना है, और एग्रीकल्चर में लेना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? लोन, और फ्री आपका, यानी जब तक पढ़ेंगे तब तक कोई ब्याज नहीं दे होगा, और जैसे आप सर्विस में आ जाएंगे साल भर बाद, पूरी पढ़ाई के बाद, तब आप उसको तो सर बाद में भी लोन नहीं लगेगा? बाद में 4% के हिसाब से लगेगा। जब पास आउट हो जाएंगे, सर्विस में आ जाएंगे, साल भर तक आपको मौका मिलेगा कि आप सर्विस ढूंढ लीजिए, और टेक्निकल एजुकेशन में शिक्षा दी जाती है, और साल भर में कहीं कहीं आपको नौकरी मिल जाती है, तो वो 4% के हिसाब से ब्याज लेता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार के कार्यक्रम को क्या कहेंगे? समावेशी विकास, समावेशी कार्यक्रम। ठीक है ना? ताकि सभी का विकास संभव हो सके। भाई आप बीटेक किए हुए हैं, तो नौकरी कहीं न कहीं आपको जरूरी है। अगर जो बीए किए हैं, वही सर ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन में नौकरी की संभावना कम होती है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिशनल कोर्स है। इसके साथ ही साथ आपको टेक्निकल दिया जाए, जैसे कंप्यूटर का दे दिया जाए, आपको बीसीए का दे दिया जाए, ट्रिपल-सी का दे दिया जाए, फोटोग्राफी का दे दिया जाए, अन्य और भी इंफॉर्मेशन के दे दिया जाए, तो उसमें आपको जॉब तुरंत मिल जाएगी। आप घर नहीं बढ़ सकते, और सिर्फ के बेरोजगार से आप कमा सकते, तो आप अपने भरपाई नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिल जाती है। और नौकरी की मैक्सिमम संभावनाएं कहाँ पे है? प्राइवेट सेक्टर में, सेल्फ नियोजित में है। ठीक है ना? सर जैसे वो कहीं जॉब करता है और उसी दौरान साल भर के अंतर्गत उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसकी भरपाई लोन समाप्त हो जाएगा। जब वो ही नहीं है, ये नहीं कि उसके घर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, वो लोग काम कर देगा। ठीक है ना? तो आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, या जो भी घर पर पढ़ना चाह रहा है, तो वो आसानी से वो पढ़ सकता है, लोग ले सकते हैं। ठीक है ना? आगे चलिए। कल का आपने सहयोगी हो, समावेशी विकास आपने समझ लिया। आगे फिर सतत विकास में पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल विकास के, पर्यावरण के अनुकूल विकास के साथ ही संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाए रखने पर बल दिया जाता है। बचाए रखने पर बल दिया जाता है, यानी क्या? वर्तमान में आप खूब उपभोग कीजिए, लेकिन आने वाले पीढ़ी को भी उतना ही बचा करके रखिए। जैसे जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन, है ना? आगे चलिए। पहली बात सतत विकास शब्द का प्रयोग, सतत विकास शब्द का प्रयोग IUCN ठीक है? उसको लिख लीजिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर इंटरनेशनल IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर
कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल कंपोजिशन ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण नीति विश्व संरक्षण नीति में किया। लेकिन इस शब्द की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या 1987 में ईस्वी में WCEB लिख लीजिए, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट में our common future रिपोर्ट में की नामक रिपोर्ट में की। सतत विकास कभी अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि सतत विकास कब लिया गया, कहाँ से लिया गया, ठीक है। फिर कभी ये भी पूछ लेता है कि कार्य में किसने लाया, कौन लाया, ठीक है। अब आवर कॉमन फ्यूचर के विषय में आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, आपके सबसे महत्वपूर्ण पहलू एनवायरनमेंट पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और उस पर क्वेश्चन जरूर 5-6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट को जरूर कवर कर लीजिएगा कोई भी एग्जाम देने से पहले। एक लाइन और लिख लीजिए इसमें, पर्यावरण उन सभी परिस्थितियों और उनके प्रभावों को कहा जाता है, उनके प्रभावों को कहा जाता है जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। यह भौतिक एवं जैविक सभी संसाधनों और उसके आसपास के वातावरण का कुल योग है। ये क्लियर हो गया। सतत विकास क्लियर हुआ? कोई डाउट? सतत विकास क्या है, समावेशी विकास क्या है और पर्यावरण क्या है, ठीक है ना। अब ये कभी हो जाता है कि पर्यावरण के जनक कौन है, पर्यावरण में क्या क्या आता है, ठीक है ना। कितने प्रतिशत वन होना चाहिए, कितना वर्तमान में है,
उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या सरकार ने उपाय किए हैं, ये सब कुछ आप अपने से पढ़ोगे, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप पूछो, ठीक है ना। अब आखिर समावेशन, तीसरा पॉइंट है समावेशन, इंक्लूजन। इंक्लूजन पहला पॉइंट इसमें लिखे, तो हम पॉइंट लिखेंगे, बच्चे आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो बहुत समेटना भी जल्दी है, आपके पूरे कोर्स को भी कवर करना है, अभी क्या अभी ठीक है ना। लिख लीजिए, ये आपका 7 वर्षीय शेड्यूल की जो प्लान है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके 3 प्लान थे, एक 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय। जैसे प्लानिंग कमीशन था 5 वर्षीय, वैसे नीति आयोग भी क्या कर रहा है, विकास के 3 शेड्यूल बनाया है, ठीक है। विद्यालयी शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, विद्यालय शिक्षा में कौन कौन से आएगा, क्या क्या आएगा, प्राइमरी और मिडिल और माध्यमिक, ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखिए दूसरा पॉइंट, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में अभी सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है, नई शिक्षा नीति 2020। इसमें से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर अगला टॉपिक कोई आएगा तो मैं नई शिक्षा नीति पूरा पढ़ाऊंगा स्टार्ट करूँगा, कोई क्वेश्चन जो आए और वो जो भी आप विशेष करके JRF दे रहे हैं एग्जाम, नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें नई शिक्षा नीति को हर हालत में कंपल्सरी है पढ़ना उसको, ठीक है ना। बिना उसको कवर किए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे, अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, दूसरा पॉइंट है अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण। अगला पॉइंट कौशल विकास, अगला पॉइंट सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन एवं कार्यवाही। फिर अगला पॉइंट लिख लीजिए, समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य, समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य एवं देखभाल। अगला पॉइंट है मानव संसाधन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बोलिए स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन, स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन या मानव स्वास्थ्य के लिए संसाधन, मानव संसाधन के लिए स्वास्थ्य, ठीक है। अगला पॉइंट सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। अगला पॉइंट पोषण, पोषण मिशन, ठीक है। यानी सभी व्यक्तियों को खाद्य सामग्री उपलब्ध मिल सके और वो भी कैसा, पौष्टिक, ठीक है, संतुलित। प्रधानमंत्री पोषण मिशन को इसका उसको देख लीजिएगा। फिर अगला पॉइंट लिंक, अगला पॉइंट लिंक, लिंक के मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, कि सभी में यह विभेद न करना, कार्यकारी स्थलों पर, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, पब्लिक प्लेसों पर कहीं भी हो, उसमें किसी भी प्रकार का आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इफ यू कैन डू इंक्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, then what will be? You will be punished. You will be punished by the law. ठीक है ना। इसलिए निश्चित होकर के आप कहीं भी कोई भी काम आप
वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग तथा ट्रांसजेंडर। वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग तथा ट्रांसजेंडर। वरिष्ठ नागरिक से क्या समझते हैं आप लोग? किसको कहेंगे वरिष्ठ नागरिक? बुढ़ावस्था। जो 60 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं उनको हम क्या कहेंगे? वरिष्ठ नागरिक। आप लोग को क्या कहा जाएगा? वयस्क और युवा। आप लोग को क्या कहा जाएगा? युवा। भारत किसका देश है? युवाओं का देश है। जापान किसका देश है? बहुत वरिष्ठ है। युवाओं नहीं है। अमेरिका यानी जो भी विकसित देश है वो किस प्रकार के टाइप के हैं? वो सब जो है कि वरिष्ठ के हैं, ठीक है ना। लेकिन भारतीय विश्व का ऐसा है जो यहाँ की सबसे अधिक जनसंख्या क्या है? युवाओं का है। युवा का मतलब क्या है? कार्यकारी युवा कितना होता है? क्या होती है उसके? 18 से 45, ठीक है। ये क्या है? आपके युवा वर्ग है। कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है व्यक्ति, न मरने के लिए न जीने के लिए। अगर कुछ मान लिया है कि मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, कंपनी खड़ा करना है, तो कर लेगा। लेकिन 60 साल के बुढ़े से कहेंगे कि आप एक नया रोजगार खोल दीजिए, आप रिटायरमेंट हो रहा है, क्या कहेगा वो? कहेगा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, जितना मिल गया उतना ही बैठे खाऊंगा। यानी रिस्क लेने की क्षमता बुजुर्गों में नहीं होती। किसमें होती है? युवाओं में होती है, ठीक है ना। आगे चलिए। SC ST OBC एवं अल्पसंख्यक का विकास, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपके हो गए। चौथा पॉइंट आ जाइए। चौथा पॉइंट है प्रशासन, गवर्नेंस। चौथा पॉइंट क्या है? लेकिन इसमें भी हम आपको हेडिंग ही देंगे, इसके विषय जाएगा फिर छूटा जाएगा। संतुलित क्षेत्रीय विकास। संतुलित क्षेत्रीय विकास, इसमें आकांक्षी जिलों को परिवर्तित करना। आकांक्षी जिलों को परिवर्तित करना। आकांक्षी जिला का मतलब क्या होता है? क्या होगा? आकांक्षी जिला सरकार द्वारा घोषित किया गया, राज्य सरकार द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी। उसका क्या अभिप्राय है? जो अल्प विकसित हैं, जो विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, वहां पे विकास के सभी ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी और प्रशासन को दुरुस्त और चुस्त करें, ठीक है। ताकि वहाँ पे जैसे आकांक्षी जिला है तो वहाँ पे आपका ट्रांसफर हो गया तो क्या आपका पूरा ट्रांसफर फिर हो सकता है? नहीं। क्या होगा वहाँ पे? आपकी नियुक्ति में आपके स्थान पर प्रतिस्थापन होना चाहिए, तभी आपका ट्रांसफर होगा, अन्यथा आपका ट्रांसफर संभव नहीं है। इसके साथ ही साथ न्यूनतम कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए वहाँ पे, या न्यूनतम जो बड़े पद हैं जैसे डीएम है, कम से कम साल भर, अगर कोई आरोप उन पर नहीं है, साल से 1.5 साल, तो उनको समय दिया जाता है। किसको? जैसे आकांक्षी जिला है, यानी यूपी में कितने आकांक्षी जिले हैं? बोलिए, एग्जामिनेशन में पूछा भी है। यूपी में आकांक्षी जिले कितने हैं? 8। 8 के नाम कौन कौन है? चंदौली प्रमुख है,
ठीक है, और उसका नाम आप लोग देख लीजिएगा। हाँ? ये अकाशी जिले को है जो बिल्कुल पिछड़े हुए थे, जहाँ पे कि विकास की सुविधा के सेक्टर दोनों लगी हुई है, वहाँ पे अधिक से अधिक विकास हो सके, वहाँ के लोगों का विकास हो सके, ठीक है ना। ऐसे जिलों को हम आकांक्षी जिला, वो एनसीआर जो दिल्ली के लगे हुए हैं वो एनसीआर में आते हैं, ठीक है। एनसीआर का मतलब नेशनल सेंट्रल रिजर्व, ग्रेटर नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, ठीक है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और मोदीनगर, ठीक है ना। इधर क्या हरियाणा के जो जिले होते हैं, ठीक है ना, वो सब क्या है, तो दिल्ली के जो आसपास है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के परिक्षेत्र में जो भी स्टेट हैं और स्टेट से सभी जो जिले हैं वो आपके क्या है, एनसीआर में, ठीक है। गाजियाबाद और दिल्ली में कितना अंतर होता है? दिल्ली और गाजियाबाद में डिफरेंस कितना है? सिर्फ एक कदम। एक कदम आप आगे बढ़ गए तो दिल्ली में हो गए, और एक कदम पीछे आ गए तो उत्तर प्रदेश में आ गए। वहाँ का सेंट्रल क्या हो गया, जो भी कुछ करना होगा सीधे गाजियाबाद में आके यूपी में आके यूपी गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। संतुलित क्षेत्र विकास का मतलब समझे आप लोग? संतुलित क्षेत्र विकास का मतलब क्या होता है? यानी जो विकसित देश है और जो अविकसित जिला है, उन दोनों में समान रूप से, ठीक है ना, विकास करना। तो अगला पॉइंट लीजिए, उत्तर पूर्व क्षेत्र। उत्तर पूर्व क्षेत्र में कौन कौन से प्रदेश आएंगे? 7 सिस्टर्स। चलिए अगला पॉइंट लीजिए, विधिक, क्या नाम, न्यायिक तथा पुलिस सुधार। अगला पॉइंट, सिविल सेवा सुधार। सिविल सेवा सुधार, हाँ, देखिए मैं बताता हूँ, फिर छूटेगा भी। जैसे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं ना, पब्लिक सिविल मतलब पब्लिक क्षेत्र का सुधार, ठीक है ना। क्या वो शासन हो, क्या प्रशासन हो, या कंपनी हो, ठीक है ना। सिविल सेवा का मतलब जैसे कंपनी का कोई प्रशासक है तो कौन होता है वो, IAS होता है या PCS होता है, ठीक है ना। सिविल में आप क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, यानी जो DM प्रशासन जो है उसमें सुधार। अगला पॉइंट, शहरी परिवर्तन के लिए शहरी प्रशासन का आधुनिकीकरण करना। अगला पॉइंट, भूमि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। अगला पॉइंट, आंकड़ों पर आधारित प्रशासन तथा नीति निर्माण। ठीक है। आपका नीति आयोग, ठीक है, कल से मुद्रा बैंकिंग यानी बैंकिंग के क्षेत्र में आपको सदस्य रहेंगे, मुद्रा के क्षेत्र में, ठीक है।